So, hello student, today we will going to discuss and complete your first chapter of standard 8th Maharashtra State Board, which is Living World and Classification of Microbes Part 2. Part 2 इसलिए क्योंकि हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो वीडियो इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है वो पहले ही पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके आगे जो पॉइंट्स हैं उसके आगे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आए। प्लीज़ टेक योर नोटबुक्स एंड जो भी इस वीडियो में आपके डाउट्स क्रिएट हो, जो भी आपके क्वेश्चन आए आपके माइंड में, वो तुरंत नोट डाउन कर लो और फिर हमारे व्हाट्सएप लेक्चर पे, जब भी हम व्हाट्सएप लेक्चर कंडक्ट करते हैं डेली, उस व्हाट्सएप लेक्चर में आप उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, उन डाउट्स को पूछ सकते हो, और एल्स आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो में ये सारे टॉपिक्स जो कवर करने जा रहे हो समझ में आए। सो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। सो आज के हमारे टॉपिक में जो हमारा एक मेजर टॉपिक है, इसके पहले हम लोग सारे चीज़ें कवर कर चुके हैं। एक मेजर टॉपिक हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अंडरस्टैंड? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने किया हुआ है, जिसमें हम लोग ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट स्पीसीज में डिवाइड कर दिया है। अब इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन में हमने 5 डिफरेंट टाइप्स में किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है फंगाई, फोर्थ है एल्गे एंड फिफ्थ एंड लास्ट वायरसेस। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एक एक करके क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है सभी माइक्रोब्स में। ठीक है। ये सभी माइक्रोब्स एक दूसरे से कैसे सिमिलर है, कैसे डिफरेंट है, ये पूरा डिटेल में हम लोग एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा ध्यान दो, और ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके 8th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स के बारे में जानने के लिए, जो जनरली जो स्टूडेंट रहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं, डेस्परेट रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हम लोग आज देखने जा रहे हैं, तो प्लीज आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है। आपको जरूर मजा आएगा इस टॉपिक में। सो अमंग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था कि टोटल 87 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है अर्थ पे। तो इतने सारे और उससे भी ज्यादा, मतलब अभी समझ लो और भी ज्यादा है, अभी उतने डिस्कवर हुए, उससे भी ज्यादा है अर्थ पे। तो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। मतलब अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में सबसे ज्यादा क्या है मालूम है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अंडरस्टैंड? अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अर्थ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हम लोग 2 डिफरेंट टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और सेकंड है यूकैरियोटिक। सो हम ये पहले पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, तो आप वापस जाके उसको क्लियर कर सकते हो। इसमें मैं वापस आपको बताता हूं। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जनरली इट इज अ टाइप ऑफ सेल्स। तो दो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं। मैं जनरली आपको ये बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आपको जनरली डायरेक्ट आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करने ही पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? सो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनका मतलब वो कैसे अलग होते हैं यूकैरियोटिक से? प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में सेल ऑर्गन्स नहीं होते, इसमें डिस्टिंक्ट या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो अलग से सेपरेट, अलग से टाइप के न्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं। सेल ऑर्गन्स या फिर सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या कि जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स है। ठीक है। जैसे आप समझ लो डिफरेंट अगर आपके ऑर्गन्स की बात करो, जैसे आपके हार्ट है, ठीक है, लंग्स है, ठीक है, तो ये सब आपके अलग अलग काम करते हैं ना। तो ये लंग्स, जैसे हम लोग जो जब रेस्पिरेट करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें हमारे लंग्स काम करते हैं। ठीक है। जो हमारा, फिर उसके बाद जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है। तो ऐसे हर एक काम के लिए एक अलग अलग ऑर्गन है।
तो वैसे यूकैरियोटिक सेल्स में भी अलग अलग काम के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी ट्रांसफर के लिए और भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी 7th में पढ़ा हुआ है कि कैसे सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, और भी होते हैं लेकिन हम लोग जनरली कौन सा देखने वाले, बैक्टीरिया। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं। आपको देखो, प्रोटिस्टा जो हम पहले पढ़े हैं, फंगाई और एल्गे। प्रोटिस्टा जनरली हम लोग पढ़े हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था कि यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा ग्रुप आता है, तो उसको जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था और इसमें भी थोड़ा बहुत देखेंगे प्रोटोजोआ को। उसके बाद फंगाई और एल्गे, तो ये फंगाई यानी कि फंगस और ये एल्गे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूट, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल, ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो साइज हैं वो हम लोग को मीटर सेंटीमीटर में नहीं मिलेंगे, या फीट में इतने फीट का है, इतने मीटर का है, इतने सेंटीमीटर का नहीं, वो इतने ज्यादा माइनर होते हैं, इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं कि उनका साइज हमें किसमें मिलेगा, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में। अब माइक्रोमीटर और नैनोमीटर क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, अगर एक सिंगल मीटर का लेंथ होगा तो उसके अंदर 10⁶ माइक्रोमीटर, मतलब लगभग समझ लो कि एक मीटर का अगर हम समझ लो लाख और करोड़ गुना छोटा करें ना, ठीक है, 1 CR मतलब कई एक मीटर को पहले सेंटीमीटर डिवाइड करो, फिर उस सेंटीमीटर को और 1000 गुना छोटा करो, तब जाके आपको क्या मिलेगा, माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर से भी 1000 गुना छोटा, 1000 टाइम्स लेस क्या होता है, नैनोमीटर, अंडरस्टैंड। तो एक मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखो 10⁸, 10⁵, 10⁶, 10⁷, 10⁸ और 10⁹, ये सब होता क्या है, 10⁶ का मतलब कि आफ्टर 1 आपको 6 0 लगाने पड़ेंगे, 10⁹ का मतलब आफ्टर 1 आपको 9 0 लगाने पड़ेंगे। तो एक मीटर में 1 0 0 0 0 0 0 0 9 टाइम्स 0 उतना नैनोमीटर होता है, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ नैनोमीटर के या फिर कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं, सोचो कितने छोटे होते होंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं, आप एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला है बैक्टीरिया। सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं बैक्टीरिया। आपने सुना होगा बैक्टीरिया, जिसको आप सुनते हो ना कि जो बीमार, आपको जनरली आपके जो बीमारी या फिर आपको जो रोग होता है, आपको कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर समझ लो ह्यूमंस की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें या फिर प्लांट्स की, तो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो आपको बीमार भी कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल भी रहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम आपने जनरली सुना होगा, इसके बारे में डिटेल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर। हमने पहले पढ़ा ना कि माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर 1 सेंटीमीटर से भी 1000 टाइम छोटा होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर अभी देखो, बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर का भी हो सकता है, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा कितना, अप्रॉक्स 1 माइक्रोमीटर, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10 माइक्रोमीटर। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बिटवीन होते हैं, अंडरस्टैंड। अब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट और पैरासाइटिक। इंडिपेंडेंट मतलब खुद का, मतलब किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ठीक है, मतलब ये खुद भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और या किसी और के ऊपर। पैरासाइटिक मतलब क्या, कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है। तो ये खुद भी इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, मतलब खुद का जो फूड है वो खुद कहीं ना कहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद या तो ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक मतलब क्या, कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनर्जी के ऊपर खुद सर्वाइव करना, ठीक है। जैसे किसी और के, जैसे हमारे अंदर आ गया अगर बैक्टीरिया, तो हम जो एनर्जी बना रहे हैं उसी का यूज करके ये भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब देखो समटाइम्स जो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। कॉलोनी मतलब जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो पूरा एक कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं ना सोसाइटी अपना, कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। वैसे कई सारे बैक्टीरिया जब एक साथ रहते हैं तो उसको क्या बना लेते हैं लोग, कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आपको पहले से मालूम है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनके जो न्यूक्लियस है, देखो प्रोकैरियोटिक है मतलब इनका एक कवर है, इनके पास सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब क्या, सेल के चारों तरफ एक कवर है,
लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस अलग से नहीं होता, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अलग से होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक है तो इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस अलग से सेपरेटेड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इनके अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ और जो दूसरे ऑर्गेनल्स है, सेल का काम करने के लिए जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते, तो इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी नहीं होता और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब अपने से दूसरा जो बैक्टीरिया है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना काउंट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनका जो स्पीसीज है वो जनरली आगे सर्वाइव करता रहे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये करने के लिए अपने आप को क्या, अपना जो स्पीसीज है उसको बढ़ाना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जो काउंट है उसको बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया जनरली क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या, खुद को एक सेल जो है वो दो डिफरेंट सेल में डिवाइड कर लेता है, समझा। एक सेल डिवाइड होकर सेल डिवीजन करता है और डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स बनाता है, ठीक है। अब ये सेल देखो क्या होता है कि बैक्टीरिया जनरली जब इनका फेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल मतलब जब इनको ग्रोथ के लिए जो कंडीशन चाहिए, जब वो कंडीशन मिलता है तो ये बहुत जल्दी अपना मतलब ग्रोथ करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपना कॉलोनी बनाते हैं। कुछ देखो, एक अगर मैं बोलूँ एक स्टडी के, अगर आप देखोगे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि 20 मिनट्स में, ठीक है, बिटवीन 20 मिनट्स ये क्या कर लेते हैं, इतना तेजी से अपना डेवलपमेंट करते हैं कि बिटवीन 20 मिनट्स ये खुद का काउंट डबल कर लेते हैं। मतलब अगर समझ लो 100 ऑफ बैक्टीरियाज है, आपका एक प्लेट है उसमें 100 बैक्टीरियाज है, तो ये 20 मिनट्स में 200 हो जाएंगे। जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने ऐसा स्पीसीज बनाने में, जैसे ह्यूमंस को, एक नए ह्यूमन को बर्थ देने में कितना टाइम लगता है, 9 मंथ, तो वैसे ही कुछ ना कुछ टाइम लगता है। बट बैक्टीरिया को या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इतना टाइम नहीं लगता। बैक्टीरिया 20 मिनट्स में अपना काउंट क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख लो, अलग अलग स्ट्रक्चर के यहाँ पे आपको दिखेंगे बैक्टीरियाज, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता कि बैक्टीरिया इसी शेप में या फिर इसी स्ट्रक्चर में ही होंगे। कुछ बैक्टीरिया का साइज अलग होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, कुछ का अलग होता है, सिलिंड्रिकल। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर के आपको बैक्टीरिया दिए हुए हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सेकेंड है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटिस्टा जैसे हम लोग बात करें, प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज है जिनका जो साइज है वो बैक्टीरिया ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर, मतलब लगभग 200 माइक्रोमीटर के आसपास बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। तो प्रोटोजोआ कहाँ मिल सकते हैं आपको, प्रोटोजोआ जनरली आपको सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, जहां पे मतलब ऐसा हो कि मॉइस्चर हो, जहां पे आपको वाटर मतलब आपको प्रेजेंट हो, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, जहां पे वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो, वहां पे आपको प्रोटोजोआ मिलेंगे, प्रोटोजोआ का ग्रोथ वहां पे मिलेगा। जनरली ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि क्या, एक से सिंगल सेल के होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोटोजोआ देखो बैक्टीरिया कैसे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या कि इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, एक सेपरेट न्यूक्लियस होगा अंदर, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर जो वर्क करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, अंडरस्टैंड। सो ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है कि अलग अलग सेल स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो, और इनके लोकोमोशन भी करते हैं। लोकोमोशन के लिए अलग अलग क्या होते हैं, जैसे लोकोमोशन मतलब क्या कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना, तो उसके लिए भी इनके पास ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन, मतलब आप समझ लो इनके अलग अलग जो न्यूट्रिशन का मेथड है। न्यूट्रिशन मतलब क्या कि फूड कंज्यूम करना, उसको ब्रेक डाउन करना, उससे एनर्जी बनाना, ठीक है। इन सब के लिए भी इनके पास वेरिएशन, जो इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है जो न्यूट्रिशन को क्या करता है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंडक्ट करता है या फिर इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये देखो यहाँ पे कुछ आपको प्रोटोजोआ के एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसमें एक पैरामीशियम का भी एक टाइप है, ठीक है। और भी देखो आपको ये पैरामीशियम और अमीबा तो आपने जनरली सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टेंटर है, ठीक है, और अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया नहीं, अग्लिना, यूग्लिना, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में यूग्लिना बोलते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना है, पैरामीशियम, अमीबा एंड स्टेंटर। तो ये है प्रोटोजोआ के कुछ टाइप्स हैं। आई आपको समझ में आ रहा हो प्रोटोजोआ का। चलो एक और चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि जो अपना जो सेल डिवीजन है, अपना जो काउंट बढ़ाने के लिए लोग सेल डिवीजन करते हैं, वो कैसे करते हैं, ये सिंपली सेल डिवीजन कर लेते हैं। सेल डिवीजन मतलब क्या, खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स जब डिवाइड होते हैं तो याद रखना कि हर एक ऑर्गन्स भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जनरली ये जो प्रोटोजोआ है क्या करते हैं, अपना काउंट बढ़ाने के लिए खुद को, हर एक सेल खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, जिसकी वजह से जो 100 है वो 200 बन जाएंगे। जैसे 1 से 2 सेल बनते हैं,
ठीक है। एक सिंगल सेल से दो डिफरेंट सेल बन सकते हैं। अगर 100 ऑफ सेल्स हैं तो 200 बन जाएंगे, 1000 सेल्स है तो 2000 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, पैरामीशियम, ठीक है। इनके अंदर आप देखोगे कि एक जो आपको देखोगे बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं और न्यूक्लियस है। अंडरस्टैंड? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला है फंगाई या फिर फंगी। इसका फंगाई भी प्रोनाउंसिएशन इसका फंगाई कर सकते हो या फिर फंगी, ठीक है। अब इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरिया के आसपास होता है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। अब ये देखो इनके साइज के हिसाब से कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें नहीं दिखाई देते, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं बहुत इजीली। ये बहुत ज्यादा आसानी से बहुत ज्यादा बड़ी कॉलोनी फॉर्म करते हैं, और समझ लो 100 माइक्रोमीटर के जो बैक्टीरिया फंगाई होंगे और बहुत ज्यादा कॉलोनी फॉर्म किए होंगे तो हमें ये अपनी आंखों से दिखाई दे सकते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे ये अपना ग्रोथ करते हैं, फंगाई अपना कहाँ पे ग्रोथ करते हैं, या फिर कहाँ पे ये इनका जो रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये बॉर्न होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेड हो रहा है, ठीक है, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये क्या करते हैं, खुद का ग्रोथ करते हैं। या फिर डेड बॉडीज यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डेथ हो जाता है तो उनकी बॉडी क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। तो उसी के अंदर प्रेजेंट जो कार्बनिक मैटर है, ठीक है, जो कार्बोनिक या फिर ऑर्गेनिक मैटर है, उसका एनर्जी के लिए यूज करके फंगाई या फिर फंगस अपना ग्रोथ करते हैं। तो यानी कि कोई एक सेल बॉडी है या फिर कोई ऐसा समझ लो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या फिर एनिमल है जिसका डेथ होने वाला है, ठीक है, या फिर डेथ हो चुका है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, फंगस ग्रो होते हैं, ठीक है। अब जनरली ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या, वापस मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है सेपरेट, और कई सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल के, और आंखों से दिखाई भी दे सकते हैं, और सम ऑफ ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। उसके बाद अगर समझ लो इनका हम लोग एनर्जी का या फिर फूड का अगर बात करें तो ये क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक, एब्जॉर्ब, समझ लो ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरे की एनर्जी, सेप्रोट्रॉफिक मींस क्या कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनर्जी खुद यूज करके सरवाइव करते हैं। इसलिए लोग अक्सर जो ऑलरेडी डेथ हुए जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी, उनकी बॉडी जो एनर्जी है वो खुद यूज करते हुए पूरा लाइफ सरवाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब खुद का जो काउंट है वो बढ़ाने के लिए, खुद का रिप्रोडक्शन करने के लिए ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सेक्सुअली मतलब क्या कि दो अलग अलग फंगस एक साथ फ्यूज होकर एक साथ मिलकर नया फंगस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर असेक्सुअली यानी कि एक फंगस खुद बिना किसी दूसरे फंगस के हेल्प के खुद से नया फंगस को ग्रो कर सकता है, नया फंगाई को ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं, पहला तो ये सेल डिवीजन भी कर सकते हैं। असेक्सुअली कैसे कर सकते हैं, अगर सेक्सुअली करना है रिप्रोडक्शन तो दो अलग अलग फंगस की जरूरत होगी, पर असेक्सुअली करना है, अकेले करना है तो क्या खुद को या फिर तो डिवाइड कर ले दो अलग अलग सेल्स में, या फिर तो बडिंग मतलब क्या कि खुद के ऊपर ही दूसरे न्यू सेल को ग्रोथ करना, ठीक है। जब उसके पूरा ग्रोथ हो जाएगा तो उसको अलग कर देना खुद की बॉडी से, तो इसको बोलते हैं बडिंग, ठीक है। उसके बाद देखो इसका कुछ एग्जाम्पल फंगस का दिया हुआ है, यीस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम्स। आपको इसमें देखो मशरूम्स को बहुत आसानी से देखोगे, मशरूम्स हमें जनरली आंखों से दिखाई भी देते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट टाइप ऑफ फंगस है या फिर फंगा है, ठीक है। मशरूम वन ऑफ द बिगेस्ट टाइप ऑफ क्या है, फंगस है। और ऐसे जो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे सर मशरूम तो बड़े बड़े होते हैं, तो ये 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर में क्यों लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। तो मशरूम आपको ये बताया कि मशरूम फंगस का प्रकार है, ठीक है, फंगाई का एक टाइप है, बट मशरूम माइक्रोब्स नहीं है, मशरूम माइक्रोब्स के अंदर नहीं आते। मशरूम यहाँ पे क्यों एग्जांपल में लिखा, क्योंकि ये एक फंगाई या फिर फंगस का टाइप है। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, अभी जो हम लोग आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, तो अगर कोई फंगाई है जो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर से साइज होता है, वो ही क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो वापस रिपीट करके सुनना। अगला है हमारा एल्गे। इनका भी साइज अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरिया या बोल सकते हैं प्रोटोजोआ के सेम होता है, सॉरी बैक्टीरिया के आसपास होता है, बैक्टीरिया या फंगस के आसपास होता है।
इनका साइज कहता है 10 नैनोमीटर से 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 ऑफ माइक्रोमीटर तक। ये क्या होता है? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब आपको पता होगा कि इनको हमेशा वाटर की नीड होती है, तो एल्गे हमेशा जहां पे वाटर रहेगा वहां पे एल्गे आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक मींस क्या? कि खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर लेना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इसलिए देखो यहाँ पे आपको जो एग्जांपल है वो ग्रीन ग्रीन है, क्योंकि इनके पास क्या है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन होता है। तो एल्गे खुद का, देखो एल्गे क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब एक न्यूक्लियस होगा और सब बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होंगे जो इनके अंदर काम करते होंगे, और एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि ये खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए इन्हें फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, इसलिए इनका भी पूरा कलर क्या हो जाता है? ग्रीन, ठीक है। तो एल्गे का कलर हमेशा क्या होगा? ग्रीन। तो अभी देखो कुछ एल्गे का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोरेला, या फिर देखो यहाँ पे आपको देखो क्लोरेला का एग्जांपल है, ग्रीन दिख रहा है आपको, ठीक है। या फिर क्लैमिडोमोनास, ठीक है, क्लैमिडोमोनास, ये आपको दिख रहा है क्लैमिडोमोनास, ठीक है। और आपको देखो एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ कि देखते हैं आगे आपको एक एग्जांपल एल्गे का, सॉरी वन ऑफ द एग्जांपल है एल्गे का, जो आपको पानी में, वाटर में, आप जनरली बहुत दिन का पानी रहता है तो उसके ऊपर आप ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर नहीं देखते हो, तो वो भी एक एल्गे का टाइप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायरस। वायरस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि करंट सिचुएशन में हम सब, पूरा वर्ल्ड किससे फाइट कर रहा है? कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस के बारे में जानने के लिए आपको वायरस के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप लकी हो कि हम लोग वायरस के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, और इसका यूज आप कर सकते हो। आपके माइंड में हमेशा ये रखो कि कोरोना वायरस क्या होता है, या फिर वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में आप जानोगे तो सिमिलर है कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसको, ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो जनरली जो वायरस होते हैं ना, वो ना ही, मतलब देखो जो वायरस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से 100% शो करता है, ना ही नॉन लिविंग का कैरेक्टर 100% शो करता है। देखो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कैरेक्टर रहते हैं, वो जो होना चाहिए वो 100% वायरस में नहीं होता, या फिर नॉन लिविंग के लिए जो 100% कैरेक्टर होना चाहिए वो भी नहीं होता वायरस के अंदर। तो इसको एज पे रखते हैं हम लोग कि वायरस नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, ना ही नॉन लिविंग इसको बोल सकते हैं 100%, और ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म 100% बोल सकते हैं। बट इनकी स्टडी होती है ना, वो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में ही करते हैं, ठीक है। इनकी स्टडी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही करते हैं, ठीक है। तो बट आपको ये एक दिमाग में एक चीज ये नोट करके रखो कि ना ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100% मतलब इनका कैरेक्टर है, और ना ही नॉन लिविंग में। बट इनकी स्टडी करनी होगी तो हम लोग किसमें करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो भी कौन से सेक्टर के अंदर, कौन से साइंस के अंदर? माइक्रोबायोलॉजी। ये एक साइंस का डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब देखो इनका साइज होता है ना वायरस का, वो बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वायरस, ठीक है। इनका साइज देखो कितना होता है? 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर। यहां पे ध्यान दो, माइक्रोमीटर नहीं, माइक्रोमीटर से भी 1000 टाइम्स स्मॉल। मतलब किसी बैक्टीरिया, फंगाई, जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले पढ़े, उनसे भी 1000 टाइम्स स्मॉल होते हैं वायरसेस, ठीक है। सोचो जब वही हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहे तो ये कैसे दिखाई देंगे? तो ये हमें दिखाने के लिए, अगर हमें वायरस को देखना है तो हमें कहां देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तब जाके आपको क्या दिखाई देगा? वायरस दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको जनरल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देंगे, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखो इनका जो ये वायरस है ना, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। ये नथिंग बट मतलब क्या है? एक समझ लो एक कैप्सूल है, या फिर एक कवर किया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए, एक आप जान सकते हो, एक समझ लो एक कवर किया हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक चारों तरफ से देखो एक कवर किया हुआ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस क्या है? डीएनए और आरएनए। और ये जो स्ट्रक्चर कवर किया हुआ है ये प्रोटीन से बना हुआ है। समझ लो एक प्रोटीन का बॉक्स है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए और आरएनए का मटेरियल, बस, और कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। ना ही ये सेल, ये ना ही इनको एनर्जी चाहिए, ना ही ये इनको कुछ एक्टिविटी करना है, कुछ भी नहीं इनके अंदर, बस एक प्रोटीन स्ट्रक्चर का बॉक्स है और उसके अंदर क्या है? डीएनए और आरएनए है, ठीक है। और वायरसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वायरसेस को सरवाइव करने के लिए, या फिर हमेशा समझ लो अगर इनको पूरा मतलब वर्ल्ड में या फिर इस अर्थ पे सरवाइव करना है तो इनको एक होस्ट की जरूरत है। होस्ट मतलब किसी न किसी एनिमल या फिर किसी न किसी प्लांट सेल्स की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके,
ठीक है, वरना ये कुछ टाइम में, सर्टेन टाइम में इनकी डेथ हो जाती है, डीनेचर हो जाते हैं, इनका जो सेल है ना वो डिग्रेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बोल सकते हैं, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर किसी इनको, अगर इनके लाइफ के अंदर इनको किसी प्लांट के अंदर जाने मिल गया या फिर एनिमल के जाने अंदर मिल गया और ये सुटेबल हो गए, मतलब वहां पे सर्वाइव कर लिए, ठीक है, किसी भी समझ लो एनिमल के अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर कोई वायरस आया और अगर वो सर्वाइव कर लिया तो फिर वो क्या करता है, वो कोई एक सेल पकड़ लेता है, ठीक है, किसी एक सेल को पकड़ के, देखो किसी भी एक सेल को पकड़ के क्या करता है, खुद का प्रोटीन बनाने लगता है, ठीक है, दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। मतलब किसी एक सेल को पकड़ के उसके ऊपर खुद का प्रोटीन, उसको नहीं अपना प्रोटीन बना देता, हर एक सेल हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाता है, लेकिन जब कोई उसको कोई कभी वायरस पकड़ लेता है ना, वायरस अभी जब भी किसी सेल पे अटैच हो जाता है तो वो उस सेल को उसका खुद का प्रोटीन नहीं बना देता, बल्कि खुद का प्रोटीन बना, मतलब वायरस खुद से प्रोटीन बनवाता है उस सेल से, ठीक है, खुद के लिए अलग से प्रोटीन बनवाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या करता है वायरस कि उसी सेल के हेल्प से बहुत सारे रेप्लिका बनाता है, न्यूमरस रेप्लिका, मतलब खुद का कॉपी बनाता है। जैसे एक सेल खुद सेल डिवीजन करके खुद का कॉपी बनाएगा, तो यहां पे क्या होता है, उसी सेल की हेल्प से उस सेल को कॉपी नहीं बना देता बल्कि वायरस का कॉपी बनवाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो सेल से काम खत्म होगा वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। वायरस क्या करता है, हमारे इस बॉडी के अंदर एक हेल्दी सेल के ऊपर गया और उसके जरिए खुद का प्रोटीन बनवाया और जब उसका काम खत्म हुआ तो हमारे सेल को छोड़ देता है। वो भी कैसे छोड़ता है, डिस्ट्रॉय करके, मतलब एकदम उनका सेल का डेथ करके, ठीक है, सेल डेथ करके फिर उसको छोड़ देता है। और उसके बाद क्या, फिर नए सेल के तलाश में, समझे, एक मूवी चल रही है कि ये समझ लो, ये देखो आपको दिख रहा है ये वायरस है, ये वायरस क्या करेंगे, आपके बॉडी के अंदर गए, बॉडी के अंदर गए, फिर क्या किए, एक सेल को अटैच हो गए, फिर उस सेल से अपना काम निकालने लगे, उस सेल से खुद का प्रोटीन बनवाने लगे। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसको मार दिया और मारने के बाद फिर दूसरे सेल के तलाश में घूमने लगे। तो कुछ इस प्रकार का मूवी हमारे अंदर वायरस क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नए सेल को इन्फेक्ट करना, फिर उसको मार देना, फिर नए सेल को, फिर उसको किल करना, और ये काम वायरस का चलता रहता है। और हमेशा क्या करते हैं, खुद को रेप्लिका यानी कि डिवाइड करते रहते हैं, खुद का काउंट लगातार बढ़ाते रहते हैं। वायरस का काम क्या है, प्लांट्स और एनिमल को डिजीज कॉज करना, डिजीज मतलब उनको बीमार करना, उनको रोगी बनाना, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस देखो अभी वर्ल्ड में सबको बीमार कर रहा है ना, तो वायरस का काम क्या है, प्लांट्स या एनिमल, देखो प्लांट्स के लिए अलग वायरस होते हैं, एनिमल्स के लिए अलग वायरस होते हैं। सारे वायरस ऐसे नहीं कर सकते कि प्लांट और एनिमल दोनों को हार्म करे, पर कुछ वायरसेस ऐसा कर भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे वायरस है जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब क्या, अभी जो कोरोना वायरस है ना, ये पहले एनिमल्स में ही होता था, ह्यूमंस में नहीं होता था। ह्यूमंस को छोड़ के जो बाकी एनिमल्स में उनमें होता था, लेकिन उसने अपने आप को मॉडिफाई किया, चेंज किया, अपग्रेड किया, ठीक है, और ऐसा अपग्रेड किया, ऐसा एडवांस बना कि वो अब ह्यूमंस को भी इफेक्ट करने लगा। तो ये बात याद रखना कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड भी करते हैं, अंडरस्टैंड। सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और मैं उम्मीद करता हूँ समझ लो, मुझे ये उम्मीद है कि आप क्या करोगे, एक नोटबुक लेके बैठे होगे और जितने भी डाउट्स हैं वो वापस डाउट्स आप लिखोगे, ठीक है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि आप किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो आपका फेवरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में टाइप करो, अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका फेवरेट दिखा, चाहे वो स्ट्रक्चर से, चाहे जिस टाइप से, ठीक है, आपको उसका स्ट्रक्चर क्या, आपको उसका नाम क्या करना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके छोड़ देना है, ठीक है। अब चलो ये देखो, एक मैं आपको चीज और बता दूं, ये T4 बैक्टीरियोफाज है, इसका डायग्राम आपके एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है जो आपको फेयर टेक्स्ट बुक में बनाना है। अगर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा डायग्राम दिया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आप इसको रिपीट करके जरूर देखना, और जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप लेक्चर पे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, डू द हार्ड वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।